Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Hub. So today we are going to discuss most important MCQs on CPC. Thus the summon for serving on the defendants can be given to the plaintiff by virtue of which order? So correct answer is A, order 5 rule 9A of CPC. Explanation: thus the summon refers to summon that the court hands over directly to the plaintiff. देखो यूजुअली क्या होता है कि जब हमें समन सर्व करना होता है डिफेंडेंट के ऊपर तो कोर्ट सर्व करता है, लेकिन दस्ती समन में क्या होता है कि प्लेंटिफ भी डायरेक्टली समन सर्व करता है डिफेंडेंट के ऊपर, और ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है ऑर्डर 5 रूल 9A CPC में, जिसमें अलाउ करता है कोर्ट कि प्लेंटिफ भी डिलीवर कर सकता है समन ऑन द डिफेंडेंट, जिसको हम दस्ती सर्विस बोलते हैं। फिर है अंडर ऑर्डर 5 रूल 9A ऑफ CPC समन फॉर सर्विंग ऑन द डिफेंडेंट कैन बी डिलीवर्ड टू। तो अभी हमने पढ़ा हम समन दे देते हैं प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ सर्व कर देता है डिफेंडेंट को, तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन है ऑर्डर 5 रूल 9A ऑफ CPC the court may upon an application by the plaintiff deliver the summon to the plaintiff for effecting service on the defendant। it means कि अगर plaintiff को खुद ही जो डिफेंडेंट पर समन सर्व करना है तो पहले प्लेंटिफ को एप्लीकेशन लगानी होगी कोर्ट में, फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा और फिर प्लेंटिफ जो है डिलीवर करेगा समन डिफेंडेंट को। और ये जो रूल है स्पेसिफिकली इनेबल करता है प्लेंटिफ को या फिर उसके बिहाफ पर कोई और कि वो समन करे पर्सनली ऑन डिफेंडेंट, लेकिन वही है कोई कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। फिर अंडर ऑर्डर 5 रूल 9A ऑफ CPC वेयर द समन हैज़ बीन इशूड एंड डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस ऑन डिफेंडेंट इज रिफ्यूज्ड अनसर्व्ड विद द एंडोर्समेंट रिफ्यूज्ड द कोर्ट। देखो अगर क्या होता है ऑर्डर 5 रूल 9A ऑफ CPC में जब प्लेंटिफ सर्व करता है समन डिफेंडेंट के ऊपर, तो वो अगर इशू नहीं होता है या फिर वो रिफ्यूज़ कर देता है डिफेंडेंट और फिर वो अनसर्व्ड रिटर्न हो जाता है, तो क्या होगा? तो फिर करेक्ट आंसर इसका है सी, दोबारा से री इशू किया जाएगा समन और अब जो सर्व करेगा समन वो कोर्ट करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन फिर वही है जिसमें कि ऑर्डर 5 रूल 9A में जब प्लेंटिफ को परमिट किया जाता है कि आप समन सर्व कर सकते हो डिफेंडेंट के ऊपर और वो रिटर्न आ जाता है विद एंडोर्समेंट कि रिफ्यूज्ड हो गया, ये अनसर्व्ड है, तो ये रूल ऑटोमेटिकली इसको ड्यूली सर्व नहीं मानेगा और दोबारा से फ्रेश समन सर्व किए जाएंगे। फिर है जो प्रोविज़न है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन का, वो किस में डील करता है? वो डील करता है ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ CPC, जो प्रोवाइड करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। दिस रूल इज इन्वोक्ड व्हेन द डिफेंडेंट इज डेलिबरेटली अवॉइडिंग सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस। देखो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हम डायरेक्टली इफेक्ट में नहीं ला सकते, पहले जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कि हमें डिफेंडेंट पे समन सर्व करने हैं वो हम सर्व करेंगे। जब समन डिफेंडेंट पर सर्व नहीं हो सकते या फिर वो उस सर्विस को अवॉइड कर रहा है या फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की जाती है। फिर है हमारा अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ CPC एंड एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैन बी अलाउड। तो देखो हमें पता है कि अगर हम अपने प्लेंट में या फिर हम अपने WS में प्लीड जो कि जिसको हम प्लीडिंग बोलते हैं उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो कब अलाउ होता है? करेक्ट आंसर है इसका सी, या तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल या फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कभी भी कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ऑर्डर 6 रूल 17 में, जिसमें पार्टी अमेंड कर सकती है अपनी प्लीडिंग्स किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग्स की, लेकिन कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन इंट्रोड्यूस किया गया 2002 के अमेंडमेंट में, जिसमें ये बोला गया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल अमेंडमेंट शैल नॉट बी अलाउड अनलेस the court comes to the conclusion that despite due diligence the party could not have raised the matter before the commence of trial। it means कि जब commencement of trial होने से पहले जो पार्टी थी उसने ड्यू डिलीजेंस अप्लाई किया, फिर भी वो इस
इस क्वेश्चन को रेज नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, ये मैटर उस टाइम पे रेज नहीं किया जा सकता था, इसीलिए फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल भी कोर्ट अलाउ कर देती है। फिर है कि जब अ प्राइवेट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच ट्रांसफ़र और डिलीवरी एंटर्ड इनटू एन रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64 क्लॉज 2 ऑफ CPC शैल बी द करेक्ट आंसर इज वैलिड। देखो ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है सेक्शन 64 क्लॉज 2 जो है CPC का, विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जनरल रूल क्या होता है कि आप कोई भी अगर प्राइवेट ट्रांसफ़र कर रहे हो या डिलीवरी कर रहे हो उस प्रॉपर्टी का जो अटैच्ड है, और आपने ये जो ट्रांसफ़र किया है और डिलीवरी की है अटैचमेंट होने के बाद की है, तो उसको वॉइड माना जाएगा एज अगेंस्ट द क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है 64 क्लॉज 2 के अंदर, जो कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall be deemed to apply to any private transfer or delivery of property made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment। it means अगर attachment होने से पहले ही इसका contract हो गया था तब वो प्राइवेट ट्रांसफ़र को और डिलीवरी को वॉइड नहीं माना जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब हमें अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट कराना होता है तो कोर्ट प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है, और अगर प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद अगर आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो वॉइड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये कहता है अगर अटैचमेंट होने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उस केस में फिर उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। A dependent is required to file a WS of his defense within 30 days from the date of service of summon as provided under। तो किस ऑर्डर में बोला गया है? आंसर इज ए ऑर्डर 5 रूल 1 जो है CPC का बात करता है कि डिपेंडेंट को WS फाइल करना है विद इन 30 डेज, और इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है 90 डेज़, और ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा कोर्ट को रीज़न। फिर उसके बाद है व्हेन द कोर्ट रिक्वायर्स रिटन स्टेटमेंट और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ CPC द सेम कैन बी प्रेजेंटेड विद, करेक्ट आंसर इज C 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर 8 है रूल 9 CPC का, वो बात करता है इफ द कोर्ट डायरेक्ट्स एनी पार्टी टू फाइल अ WS और एडिशनल WS देन सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 14 days from the date of order unless the court provides a different time for reason to be recorded। Where a summon to the defendant is returned unserved under order 9 rule 5 of CPC, so plaintiff has to apply for the issuance of fresh summon to the defendant within, करेक्ट आंसर इज ए 14 डे ऑफ रिटर्न। देखो क्या होता है कि जब डिफेंडेंट को समन सर्व होते हैं तो यूजुअली क्या होता है, वैसे तो समन डिफेंडेंट को एंडोर्स करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, एक्नॉलेज करना पड़ता है कि समन सर्व हो गया है, लेकिन कभी कभी ना डिफेंडेंट जान के अवॉइड करता है और रिटर्न कभी कभी समन रिटर्न भी हो जाते हैं अनसर्व्ड, तो उस केस में फिर दोबारा से प्लेंटिफ को अप्लाई करना पड़ता है 14 डेज़ के अंडर। और ये ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ CPC बात करता है कि अगर कोई भी समन रिटर्न हुआ है अनसर्व तो डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, प्लेंटिफ को दोबारा से 14 डेज़ के अंदर फ्रेश समन सर्व कराने पड़ेंगे। फिर है एक्स पार्टी डिक्री जो पास होती है ऑर्डर 37 ऑफ CPC में, उसको अगर सेट असाइड कराना है तो ऑर्डर 37 रूल 4 में क्या रेमेडी अवेलेबल है, करेक्ट आंसर इज ए अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ओनली एन एक्स पार्टी डिग्री पास्ड अंडर 37 दैट इज समरी प्रोसीजर ऑफ CPC कैन बी सेट असाइड only under specific condition laid down in order 37 rule 4 of CPC। फिर है ऑर्डर 37 जो रूल 3 है CPC का, अगर आप डिले कर रहे हो तो डिले कब तक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर इज 30 डेज तक का ही डिले जो है वो कंडोन होगा, ऑर्डर 37 रूल 3 ऑफ CPC। फिर उसके बाद है राइट टू अपील, जो हमारा राइट है, जो हमारा अपील करने का राइट है वो कैसा राइट है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो राइट टू अपील होता है वो कोई इनहेरेंट नहीं है कि, और ना ही वो कोई ऑटोमेटिक राइट है, वो एक क्रिएचर है स्टैट्यूट का। इसका मतलब कोई भी पर्सन अगर अपील करना चाहता है किसी डिसीजन के अगेंस्ट तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न होना ज़रूरी है जो अलाउ करे कि आप इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट अपील राइट टू अपील प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नेचुरल और कोई भी इनहेरेंट राइट नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
For more videos like this, please like, share, comment and subscribe my channel.